उसको हमें देखना है, वो है समय सीमा के बारे में, लिमिटेशन। कितनी समय सीमा के अंदर आप कॉग्निजेंस ले सकते हो? भाई एक अपराध आज हुआ, आप 20 साल बाद आए, क्या तब कॉग्निजेंस लिया जा सकता है? उस पर जो है हमें चर्चा करनी है। दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। 215 से पढ़ेंगे हम, बट बिफोर दैट हम वहां पर पहुंचे। ठीक है, लेके चलता हूं मैं आपको। लिमिटेशन 38 ही है, नहीं 37 नहीं है, 38 हो गया। तब एक आध चैप्टर और बीच में, क्योंकि ये 36 होना चाहिए था, पहले 36 हुआ करता था, सॉरी 37। अगर एक एक चैप्टर बढ़ रहा था तो 30, हाँ लिमिटेशन प्ली बार्गेनिंग का एक चैप्टर बढ़ जाएगा बीच में, वो मेरे से दिमाग से निकल गया। प्ली बार्गेनिंग का जो एक्स्ट्रा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 24 हो गया है। पहले वो 23 हो गया है शायद, पहले वो 21 यही हुआ करता था। एक वो चैप्टर एक्स्ट्रा जुड़ गया, इस वजह से 36 से ये 38 हो गया है, जबकि 37 होना चाहिए था, क्योंकि एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट का जो चैप्टर है वो अलग से ऐड हो गया था पहले। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट का चैप्टर अलग से ऐड हो गया था पहले। ठीक है, तो एक चैप्टर वो बढ़ गया और एक चैप्टर आपका प्ली बार्गेनिंग का बढ़ गया, तो दो चैप्टर बेसिकली बढ़ रहे हैं। तो एक चैप्टर यहाँ पर आपका बढ़ गया है, चैप्टर हो गया चैप्टर नंबर 38, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंस। भाई 215 से 222 तक भी लिमिटेशंस हैं, लेकिन वो अलग तरीके के लिमिटेशन है, वो अलग तरीके की कंडीशंस हैं जिनको हमें देखना पड़ता है कम कॉग्निजेंस लेने से पहले। लेकिन इन कॉग्निजेंस इन लिमिटेशंस को भी जानना जरूरी है। यहाँ पर एक पीरियड बताया गया है, टाइम पीरियड की बात हुई है, कितने टाइम के अंदर आप कॉग्निजेंस ले सकते हैं किसी अपराध का। देखिएगा जरा, सबसे पहले 513, फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मतलब मीन्स द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 514। जो 514 में किसी भी ऑफेंस के कॉग्निजेंस को लेने के लिए जो पीरियड बताया गया है ना, उस पीरियड को बोलते हैं हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन। किसी अपराध के कॉग्निजेंस को लेने के लिए जो पीरियड होता है, उस पीरियड को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जैसे कि एक पर्टिकुलर मान लीजिए अपराध है, उसको केवल 1 साल के अंदर ही उसका कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना हो जाएगा? 1 ईयर। पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना हो जाएगा? 1 ईयर, क्योंकि 1 साल के अंदर ही आप कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ठीक है, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। पार्ट टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म होने के बाद आप कभी भी कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द संहिता। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑफ द कैटेगरी स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो जाने के बाद आप कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। कौन सा पीरियड ऑफ लिमिटेशन? जो सबसेक्शन 2 में बताया है। सबसेक्शन 2 में जो पीरियड बताया है, वो पीरियड जैसे ही निकल जाता है, आप फिर उसके बाद कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। इज क्लियर और नॉट? ये बात समझ में आई? बहुत आसान सी बात है अभी तो। अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना कितना होता है वो जानना है हमें, कितने पीरियड के अंदर भाई कॉग्निजेंस लेना चाहिए, दैट इज टू बी लुक्ड इनटू, दैट इज टू बी अंडरस्टूड। देखिए जरा, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी 6 months, 1 year, 3 year। 6 महीने का पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है अगर वो अपराध जिसका आपको कॉग्निजेंस लेना है, अगर उसकी सजा केवल फाइन है, कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें केवल फाइन हो सकता है, तो उसका कॉग्निजेंस जो है 6 महीने के अंदर लिया जाता है। 6 महीने के अंदर आपको कॉग्निजेंस। अगर किसी ऑफेंस की सजा जो है 1 साल तक की है, 1 साल से ज़्यादा नहीं है, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, इम्प्रिजनमेंट 1 साल से ज़्यादा की नहीं है, तो सजा तो कितने टाइम के अंदर कॉग्निजेंस लेना है? 1 साल के अंदर। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा है और 3 साल से कम है, 1 साल से ज़्यादा है लेकिन 3 साल से कम है, तो उसके लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है? कितने टाइम के अंदर कॉग्निजेंस ले सकते हैं? साल के अंदर। सीधा सीधा प्रश्न बनता है यहाँ से, पता होगा आपको कहाँ बनता होगा? प्रिलिमिनरी में। प्री के अंदर आपको ये क्वेश्चंस जो हैं सीधे सीधे मिल जाएंगे। केवल फाइन है सजा,
तो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो कितना है, कितने टाइम के अंदर आपको कॉग्निजेंस लेना है, 6 महीने के अंदर। 1 साल तक का है तो कॉग्निजेंस कितने टाइम के अंदर, 1 साल के अंदर। नाउ द ऑफेंस इज पनिशेबल मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 3 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। 3 साल तक का सजा है उसमें के, तो 3 साल तक का समय जो है आपके पास अवेलेबल। अब मुझे बताओ जरा, कौन बताएगा? मंतशा आप बताइए। एक ऑफेंस में सजा हो सकती है 2 साल। मंतशा अनम्यूट योरसेल्फ। एक ऑफेंस में सजा हो सकती है 2 साल, कितना होना चाहिए उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन? 3 साल। 1 साल से ज़्यादा है और 3 साल तक है तो उसमें कितना होगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन? 3 साल होगा। मतलब 3 साल के अंदर अंदर आप क्या ले सकते हैं? कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अच्छा, अब हमें ये नहीं पता है अभी कि ये पीरियड शुरू कब होगा, व्हेन दिस पीरियड स्टार्ट्स। आ रही है बात समझ? ये पीरियड स्टार्ट कब होगा, कब से पीरियड स्टार्ट होगा? जब से ऑफेंस हुआ है, जब से अक्यूज्ड को पकड़ा गया है, जब से चार्जशीट प्रस्तुत, कब से? इसकी जानकारी हमें मिलेगी हमारे अगले सेक्शन 515 में। व्हेन दिस पीरियड कमेंसेस। आ रही है बात समझ? लेकिन उससे पहले थोड़े से 1-2 चीजें यहाँ की और बची हैं। अब देखो जरा, अब किसी में सजा है 3 साल से ऊपर तो उसके लिए कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं। 3 साल से ऊपर की सजा वाले के लिए कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड पीरियड है, कभी भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। देखो जरा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन रिलेशन टू ऑफेंस व्हिच मे बी ट्राइड टुगेदर shall be determined with reference to offense which is punishable with more severe punishment or as the case may be the most severe punishment। अब भाई 2 या 2 से ज़्यादा अपराध हैं, 2 अपराध हैं, 3 अपराध हैं, 4 अपराध हैं, उनका एक साथ ट्रायल होना है, तो कॉग्निजेंस किस अपराध के बेसिस पे लिया जाए? तो जिसकी सबसे ज़्यादा सजा है। भाई 4 अपराध है करे हैं आपने, उनका सबका एक साथ ट्रायल होना है। एक में सजा 1 साल है, एक में 6 महीने है, एक में 2 साल है, एक में 3 साल है, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना हो जाएगा? 3 साल। जो हाईएस्ट पनिशमेंट वाला है उसके जितना क्या होता है आपके पास में, वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन का जो है इंडिकेटर होता है। लेकिन अगर 3 साल से ऊपर हो कोई तो फिर वो 3 साल से ऊपर वाला कंसीडर करा जाएगा और फिर कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं लागू होगा, उसके लिए अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है। देखो जरा एक्सप्लेनेशन। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन द रेलेवेंट डेट shall be the date of filing of complaint under section or date of recording information under section 173। पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट करने के लिए जिस दिन या तो एफआईआर रजिस्टर हुई या जिस दिन कंप्लेंट फाइल की जाती है, जिस दिन कंप्लेंट फाइल की जाती है वो डेट जो है क्या होगी? रेलेवेंट होगी। लेकिन ये पीरियड कमेंस कब से होता है उसके बारे में हमें 515 बताएगा। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन रिलेशन टू एनी in relation to an offender shall commence on date of offense, जिस दिन अपराध हुआ उस दिन से, where the commission of offense was not known to the person aggrieved। अब बहुत बार ऐसा होगा कि भाई आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, जैसे कि CBT क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आपको नहीं पता लग पाएगा, चीटिंग में आपको पता नहीं लग पाएगा कि आपके अगेंस्ट ऑफेंस हो गया है। आप घर से बाहर हो, आपको थोड़ी ना पता लगा कि आपके घर में चोरी हो गई, आप तो जब घर पर वापस आए तब आपको पता लगा चोरी हो गई। तो ऑफेंस वाज नॉट नोन टू द पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस और टू पुलिस ऑफिसर। ना ही अग्रीड पर्सन को पता लगा है ना ही पुलिस ऑफिसर को पता लगा है। तो कब से चालू होगा? कब से चालू होगा? तब चालू होगा द फर्स्ट डे ऑन विच सच ऑफेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ सच पर्सन और द पुलिस ऑफिसर विच एवर इज अर्ड। चाहे पुलिस को पहले पता लग जाए ऑफेंस होने का, भाई ऑफेंस की जानकारी नहीं लगी, तो जब से ऑफेंस की जानकारी लगेगी तब से। नेक्स्ट देखिए, वेयर इट इज नॉट नोन बाय हुम द ऑफेंस वाज कमिटेड। ऑफेंस का तो पता लग गया लेकिन यही नहीं पता लगा ऑफेंडर कौन है। इसीलिए मैं बोल रहा था ना शुरुआत में, देखो जरा सबसेक्शन 1 पे मैं फिर से आपको लेकर चलता हूं, तो शुरुआत में बात बोली जा रही है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंडर। एक ऑफेंडर के रिलेशन में पीरियड ऑफ लिमिटेशन बताते हैं हम, ऑफेंडर के रिलेशन में। तो भाई जब ऑफेंडर का पता लगेगा तभी तो उसके अगेंस्ट पीरियड ऑफ लिमिटेशन चालू होगा। अगर ऑफेंडर का ही पता ना लगे तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैसे चालू होगा? वही बात बोली जा रही है इसी में।
where it is not known by whom the offense was committed, the first day on which the identity of offender is known to the person aggrieved by the offense or to the police officer making investigation. आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, इन कंप्यूटिंग सेट पीरियड द डे फ्रॉम विच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह लिमिटेशन एक्ट में भी आपको ये देखने को मिलेगा, जिस दिन से आपको काउंटिंग करनी होती है उस दिन को छोड़ दिया जाता है। लेकिन ऐसा रिमांड में मत करना, रिमांड में ऐसा मत करना कि गंगी रेड्डी अगर आपको केस याद हो तो मैंने उसमें लिखाया है आपको, द डे ऑफ रिमांड शैल बी इंक्लूडेड, द डे ऑफ चार्जशीट शैल बी एक्सक्लूडेड, द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी कंप्यूटेड शैल बी एक्सक्लूडेड। मान लीजिए आज अपराध हुआ है और आज से जो है हमें क्या करना है, पीरियड कंप्यूट करना है, पीरियड कैलकुलेट करना है, तो आज के दिन को एक्सक्लूड कर देंगे, कल होगा डे 1। ठीक है, कोई डाउट आपको बताओ 515 को लेकर कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट अबाउट इट? बहुत आगे बढ़े, बहुत आसान सा है लेकिन एग्जाम में आता है। अब कुछ टाइम को आप एक्सक्लूड कर देते हैं, देखो कुछ टाइम को, अब ये जो 3 साल का टाइम है, 1 साल का टाइम है, 6 महीने का टाइम है, इसमें थोड़े कुछ टाइम को एक्सक्लूड भी करेंगे। कौन कौन से टाइम को एक्सक्लूड करेंगे? मान लीजिए भाई वो व्यक्ति जिसको आपको जो ऑफेंडर है अब वो भाग रहा था, उसको पकड़ ही नहीं पा रहे थे आप, तो जितने टाइम तक भाई वो एवेड कर रहा है, भाग रहा था, उतने टाइम कॉग्निजेंस कैसे होता है, उसको लेकर के आना पड़ता है, तो उतने टाइम को एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हाई कोर्ट से स्टे लेकर के आ गया था वो, तो जितने दिन स्टे लगा रहा भाई उतने दिन तो एक्सक्लूड करने पड़ेंगे ना। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? तो कुछ टाइम पीरियड्स होते हैं जिनको आपको इस 3 साल, 1 साल या 6 महीने के पीरियड में एक्सक्लूड करना होता है। वो कौन कौन से पीरियड्स हैं उनको हमें देखना है। Exclusion of time in certain cases. In computing the period of limitation, the time during which any person has been prosecuting with due diligence another prosecution, whether in a court of first instance or appeal or revision against the offender shall be excluded. अब भाई आप किसी ऑफेंडर के अगेंस्ट, उसी ऑफेंडर के अगेंस्ट एक दूसरे कोर्ट में केस चला रहे थे और उस कोर्ट को पावर नहीं थी, चाहे वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हो, अपील हो या रिवीजन हो या फिर आपका अपीलेट कोर्ट हो, फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट हो, अपीलेट कोर्ट हो या फिर रिवीजनल कोर्ट हो, आप वहां पर बोनाफाइड तरीके से सेम फैक्ट्स पे दूसरा केस प्रोसिक्यूट कर रहे थे उसके अगेंस्ट, लेकिन वहां पर उसको पावर नहीं थी उस कोर्ट को, तो वो वाले पीरियड को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपकी तो गलती नहीं, आप बोनाफाइड थे। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नो सच एक्सक्लूजन शैल बी मेड अनलेस द प्रोसिक्यूशन रिलेट्स टू सेम फैक्ट्स एंड इज प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ एंड इन अ कोर्ट विच फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन और अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर इज अनेबल टू एंटरटेन। भाई आप उस कोर्ट में जरूर थे लेकिन उस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन ही नहीं था और आप गुड फेथ में, आपको पता नहीं था, यू वर ट्राइंग इन गुड फेथ, तो फिर ऐसे पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। बताओ जरा, इसमें कोई डाउट आपको पॉइंट पे? भाई आपको नहीं पता था कि दिल्ली के कोर्ट में भाई ये केस चलना है, आपका क्या करें, आप सोनीपत के कोर्ट के अंदर उस केस को प्रोसिक्यूट करते रहे, गुरुग्रामा में एक कोर्ट केस को प्रोसिक्यूट करते रहे उस ऑफेंडर के अगेंस्ट, बाद में पता लगा कि अरे इस कोर्ट को तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, उस कोर्ट ने आपका कंप्लेंट जो है वो वापस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, बोला कि इसको लेकर के आप एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाइए। तो वो पीरियड जो आपने गुड फेथ में वहाँ सेम फैक्ट्स पे सेम ऑफेंडर के अगेंस्ट प्रोसिक्यूट करते रहे हैं, उस पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बात समझ आई नहीं आई? बहुत आसान सी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Where the institution of prosecution in respect of an offence has been stayed by an injunction or order, then in computing the period of limitation, the continuance of the injunction order, the day on which it made, that issued, the day on it was withdrawn shall be executed. अब भाई उसके अगेंस्ट आप प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे, किसी कोर्ट ने ऐसा क्या दे रखा है, स्टे दे रखा है, इंजंक्शन दे रखा है,
तो जिस दिन इंजंक्शन किया गया, जिस दिन इंजंक्शन खत्म हुआ और जिस दौरान इंजंक्शन चलता रहा, वो सारे दिन क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। अरे ये बात समझ में नहीं आ रही है? इज दिस क्लियर और नॉट? ये वाले पीरियड को भी क्या करा जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए कोई ऑफेंस को स्टार्ट करने के लिए पहले क्या देना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है या सैंक्शन लेनी होती है गवर्नमेंट की। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, he has committed an offense in discharge of his official duty, then you will require the sanction of the central or state government। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की क्या करनी पड़ेगी, सैंक्शन लेनी पड़ेगी या उनको नोटिस देना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में जितने टाइम आपको लगता है सैंक्शन लेने में, जितना टाइम आपको लगता है नोटिस देने में, उस सारे पीरियड को आप एक्सक्लूड कर देंगे। 3 साल, पता लगा कि 2 साल तो वहीं पे निकल गए। कहाँ पर, सैंक्शन लेने में ही 2 साल निकल गए, 1 साल का पीरियड ही था लिमिटेशन पीरियड। तो भाई ये 2 साल को एक्सक्लूड कर दो, उसके अलावा आपके पास 1 साल फ्रेश बचना चाहिए। आई बात समझ नहीं आई? ठीक है। वेयर नोटिस ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस हैज बीन गिवन और वेयर अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स previous consent or sanction of the government or any authority is required for the institution of any prosecution for an offence, then in computing the period of limitation, the period of such notice, and the time required for obtaining such consent or sanction shall be excluded, दिक्कत बताओ जरा, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या सबसेक्शन 3 को लेकर के? नहीं होगी, बहुत आसान सी बात है। चलिए आए जरा एक्सप्लेनेशन पे। इन कंप्यूटिंग द टाइम रिक्वायर्ड, अब देखो जरा, नोटिस देना है, कंसेंट देना, तो जिस दिन दिया गया, जिस दिन कंसेंट आपको मिल गई, जिस दिन रिसीव कर लिया आपने, उन दिनों को भी एक्सक्लूड करोगे। साथ साथ उसी के बारे में बताया गया है। इन कंप्यूटिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट और सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी, द डेट ऑन विच एप्लीकेशन was made, obtaining such consent, the day of receipt of order from the government, both shall be excluded। जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी, जिस दिन आपको कंसेंट मिली, इन दोनों दिनों को भी एक्सक्लूड करना। जितना टाइम लगा है वो टाइम को तो खत्म करना ही है। मान लीजिए आपने आज एप्लीकेशन दी और आपको 1 जुलाई को मिलती है, तो 1 जुलाई से लेकर के अभी तक के टाइम को तो एक्सक्लूड करनी है, साथ में आज के दिन को भी एक्सक्लूड करना है और 1 जुलाई के दिन को भी एक्सक्लूड करेंगे आप, उसको हटा देंगे। ठीक है, देखिए जरा। Fourth, in computing the period of limitation, the time during which offender has been absent from India or any territory outside India which is under the administration of the central government has avoided arrest by absconding or concealing himself। भाई वो एब्सेंट रहा है, वो अवॉइड कर रहा था अरेस्ट को, वो एब्सकॉन्ड कर रहा था, कंसील कर रहा था अपने आप को, तो इस पीरियड को भी एक्सक्लूड कर दे। दिस पीरियड शैल ऑल्सो बी। ठीक है, आपको 516 के अंदर कोई डाउट है तो बताइएगा, मेरे समझ से नहीं होगा, बहुत बहुत आसान। नेक्स्ट इज सेक्शन 517 which is the replica or the mirror image of section 4 of limitation act। सेक्शन 4 का एक तरीके से रेप्लिका है, मिरर इमेज है ये। lex non caused ad impossibilia, law does not expect you to do impossible things, law does not expect you to do impossible things। law नहीं बोलता है कि आप कुछ इम्पॉसिबल काम करिए। भाई कोर्ट क्लोज है, जिस दिन पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो रहा है आपका, 6 महीने का पीरियड जिस दिन खत्म हो रहा है आपका, उस दिन कोर्ट क्लोज है। अब कैसे आप कोर्ट आ पाते? तो बोला कि जिस दिन कोर्ट क्लोज है, आप नेक्स्ट डे जब भी कोर्ट ओपन हो रहा है उस दिन कोर्ट आ सकते हैं। अरे ये बात समझ में नहीं आ रही है? द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर्स, आपका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो एक्सपायर कर रहा है। भाई आपका 6 महीने का समय जो है आज एक्सपायर करना था और आज ही छुट्टी है कोर्ट की, आज ही कोर्ट की छुट्टी है, तो भाई नेक्स्ट जब भी कोर्ट खुलेगा, जिस दिन भी कोर्ट खुलेगा, आप उस दिन कॉग्निजेंस ले सकते हैं। इज दिस क्लियर?
where the period of limitation expires on the day when the court is closed, the court may take cognizance on the day on which court reopens. अब कोर्ट बंद होने का मतलब क्या होता है वो एक्सप्लेनेशन में दिया है कि कोर्ट बंद होने का मतलब है कि अगर पूरे दिन में किसी भी थोड़े टाइम के लिए, जिस समय कोर्ट को खुला रहना चाहिए उसके आधे समय भी अगर कोर्ट बंद रहा, लंच के बाद चले गए सब, तो भी पूरे दिन कोर्ट बंद मान, नॉर्मल वर्किंग आवर्स में से किसी भी पार्ट में अगर वो बंद रहता है तो उसको आप पूरे दिन के लिए ही क्लोज मानेंगे. अ कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी क्लोज्ड ऑन एनी डे विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन इफ during its normal working hour it remains closed on that day. Any working normal working hour. अगर वो किसी भी समय जो है बंद रहता है अपनी नॉर्मल वर्किंग आवर में, तो आप मानेंगे कि पूरे दिन ही कोर्ट बंद. अब कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो कॉन्टिन्यूइंग इन नेचर होते हैं, जैसे किडनैपिंग. किडनैपिंग हर वक्त कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है. भाई किडनैप किया, आप चलते जा रहे हैं, जब तक कि वो किडनैप्ड व्यक्ति रिलीज नहीं हो जाता है किडनैपिंग का ऑफेंस चलता रहेगा. इट इज कॉन्टिन्यूइंग इन नेचर. मर्डर तो भाई एक बार हो गया, मर्डर चलते थोड़ी ना रहा है, मर्डर हो गया खत्म है बस. कॉन्टिन्यूइंग नेचर नहीं, किडनैपिंग का कॉन्टिन्यूइंग इन नेचर. कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, कॉन्टिन्यूइंग इन नेचर. आ रही है बात समझ? तो जहां पर ऑफेंस कॉन्टिन्यूइंग होते हैं नेचर में, वहां पर हर पॉइंट पे एक नया पीरियड ऑफ लिमिटेशन चलता है. फॉर एग्जांपल, आज आपने किडनैप किया किसी, तो आज से ऑफेंस आपका, आज से पीरियड ऑफ लिमिटेशन चालू हुआ, लेकिन वो तो कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है, हर सेकेंड वो ऑफेंस चल रहा है, तो हर सेकेंड एक नया पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होता है. ठीक है. इन केसेस ऑफ continuing offense the fresh period of limitation shall begin. कौन सा period of limitation? Fresh period of limitation shall begin to run every moment of the time during which the offense, जब तक offense continue रहेगा, हर moment वो offense जो है वो चलता रहेगा. Is this clear or not? समझ में आई बात आपको? 518 की बात, 518 की बात आपको समझ में? एक्सटेंशन देखो, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड सर्टेन notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of the chapter, any court take the cognizance of an offence after the expiry of the period of limitation. आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर होने के बाद भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं अगर if satisfied on the facts and circumstances of the case that the delay has been properly explained. डिले को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करा गया है, और दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. या तो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए करना जरूरी है तो डिले को कंडोन किया जा सकता है, या फिर जो डिले है उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया गया तो एक्सपायरी के बाद भी, पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो जाने के बाद भी कॉग्निजेंस कोर्ट ले सकता. 519. इज देयर एनी डाउट अबाउट? दो चीजें हैं, या तो आपने डिले को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों डिले हुआ है, या फिर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में कोर्ट को ऐसा लगता है यस दिस एक्सटेंशन हैज टू बी अलाउड. पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म के बाद भी आप कॉग्निजेंस ले सकते हैं. ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए? चैप्टर 8 क्लियर? सभी को समझ में आया? कोई डाउट रहेगा आपको बताइए जरा. कोई डाउट नहीं. ठीक है, चलिए अभी देखो लिमिटेशंस हमने पढ़ लिए पीरियड के रिगार्डिंग, एक समय सीमा है कॉग्निजेंस लेने. अब हमें पढ़ना है और दूसरे कंडीशंस जो कि जरूरी होते हैं जब आप कॉग्निजेंस लेने जाते हैं. एक सर्टेन ऑफेंसेस में देखेंगे, शादियों के केसेस होते हैं, मैरिजेस से रिलेटेड केसेस होते हैं, तो उनमें कैसे कब कॉग्निजेंस ले सकते हैं. पब्लिक ऑफिस से रिलेटेड ऑफेंसेस होंगे तो उनमें कैसे ऑफेंसेस कॉग्निजेंस लोगे आप. डेफेमेशन के केस में कैसे कॉग्निजेंस लोगे आप. व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड, दैट वी विल ऑल डिस्कस इन टुमारो. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. इफ यू हैव एनी डाउट
Do let me know right now.